करेंगे अपने रीड के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। नेक्स्ट है कि स्वीप इज रिलेटेड टू, यानी कि स्वीप किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारा वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी कि मतदाता जागरूक कार्यक्रम। ऑप्शन बी है रूरल स्वच्छता प्रोग्राम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ऑप्शन सी है शहरी स्वच्छता कार्यक्रम, अर्बन स्वच्छता प्रोग्राम। ऑप्शन डी है करप्शन कंट्रोल प्रोग्राम, भ्रष्टाचार नियंत्रण कार्यक्रम। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। जो स्वीप है ये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम से संबंधित है। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी है कि स्वीप मतदाता जागरूक कार्यक्रम से संबंधित है। ये भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख कार्यक्रम होता है। स्वीप का पूरा नाम होता है सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसकी शुरुआत 2009 में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा की गई थी। स्वीप इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2009 में। किसने की थी? चुनाव आयोग ने की थी। नेक्स्ट है कि द डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट इज पार्ट ऑफ विच जुडिशेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि दो राज्यों के मध्य विवाद ये उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? ऑप्शन ए है ओरिजिनल मौलिक, ऑप्शन बी है अपीलेट अपीली, ऑप्शन सी है एडवाइजरी सलाहकारी, ऑप्शन डी है रिट यानी कि याचिका। तो हमारे दो राज्यों के मध्य जो कोई विवाद होता है ये ऑप्शन है ओरिजिनल यानी कि मौलिक। जो दो राज्य होते हैं, दो स्टेट्स होते हैं, इनके मध्य जो विवाद होता है ये उच्चतम न्यायालय के ओरिजिनल यानी कि मौलिक अधिकार का हिस्सा होता है। एक्सप्लेनेशन भी है कि दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के मध्य होने वाले विवादों की सुनवाई करता है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अंतिम और कैसे होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स वाज प्रोपाउंडेड बाय द जुडिशरी इन विच केस, यानी मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस बाद में प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है ए के गोपलान, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती, ऑप्शन सी है एस आर बोम्मई, ऑप्शन डी है गोलकनाथ। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी केशवानंद भारती। ठीक है, मूल संरचना का सिद्धांत जो है वो न्यायपालिका ने केशवानंद भारती जो बाद है उसमें प्रतिपादित किया। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि न्यायपालिका ने मूल संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में प्रतिपादित किया। इस बाद में संसद की संशोधन शक्तियों पर सीमा लगाने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर पानी पाया जाता है और पानी पाए जाने के कारण इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये तो सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, वेनस इज कंसीडर्ड एज एर्थ्स ट्विन। बिल्कुल सही बात है, जो शुक्र होता है उसको हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। तो ये भी सही है, पर हमसे गलत पूछा है तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें सही पूछा है कि गलत। इसमें हमसे गलत पूछना है तो सही वाले हटा कर हमें गलत फाइंड करना है। अगर हमसे सही पूछा हो तो गलत वाले हमें हटाने पड़ते हैं। थर्ड है कि शनि एक आंतरिक ग्रह है और सैटर्न इज एन इनर प्लैनेट। और लास्ट है कि बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिनों में पूरा करता है। मरकरी कंप्लीट्स वन ऑर्बिट अराउंड सन इन 88 डेज। ये भी बिल्कुल सही बात है, जो बुध है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में, यानी कि 88 दिनों में पूरा करता है। तो ये भी सही है, लेकिन शनि एक आंतरिक ग्रह है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि शनि जो है वो कौन सा ग्रह है? बाहरी ग्रह है। देखो हमारी जो सौरमंडल होते हैं उसमें टोटल कितने ग्रह होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति,
शनि और अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह होते हैं। इसमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो ये 4 ग्रह होते हैं इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होता है इन्हें हम बाहरी ग्रह कहते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक है और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाहरी है। लेकिन इसने शनि को आंतरिक मान लिया, इसीलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि शनि एक बाहरी ग्रह है। ठीक है, इसमें से जो बुध है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो है वो 88 दिनों में लगाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ ये कि हमारा गलत था। एक्सप्लेनेशन भी है कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाहरी ग्रह के अंतर्गत आते हैं, सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं और इनका आकार बड़ा होता है। ये ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। किससे? गैस से और तरल पदार्थों से। नेक्स्ट है कि जब 0 डिग्री देशांतर पर, देखो ये मेरे जियोग्राफी के आगे है, 4-5 क्वेश्चन इन्होंने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे थे। अब हमसे जियोग्राफी के भी 5 से 6 क्वेश्चन ये पूछेगा। और वो भी कौन सी जियोग्राफी पूछ रहा है ये हमसे? पॉलिटी भी इसने हमसे हमारी वर्ल्ड और इंडिया दोनों पूछ ली थी और वही हमारी जियोग्राफी भी पूछ रहा है कि जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बजते हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? ऑप्शन ए है प्रातः 11 बजे, ऑप्शन बी है रात्रि 11 बजे, ऑप्शन सी है प्रातः 10:15, ऑप्शन डी है प्रातः 9:45। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रातः 11 बजे। जब 0 डिग्री देशांतर पर जो होता है सुबह के 10 बज रहे होते हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 11 बज रहे होंगे। ठीक है, जो 15 डिग्री होता है इस पर पूर्वी देशांतर पर कितने बजे होंगे? 11। हमारे एक्सप्लेनेशन से जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बजेंगे तो पूर्वी देशांतर पर प्रातः 11 बजे होंगे। प्रमुख यंत्रों के पूरब में 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट लगते हैं। इसी प्रकार जो हमारा 15 डिग्री देशांतर होगा उस पर कितना लगेगा? 60 मिनट लगेगा। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ पे कितने बज रहे हैं सुबह के यहाँ पे बज रहे हैं 10। कितने बज रहे हैं सुबह के? 10। फिर हमें कहा है पूर्वी देशांतर पर प्रातः 11 बज रहा होगा। क्यों बज रहा होगा? क्योंकि हमें जाना है 15 डिग्री पूरब में। अब पूरब तो इधर है, पूरब में जाते हैं तो प्लस होता है, पश्चिम में जाते हैं तो ये माइनस होगा। और हमें पता है कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट होता है। हमें 15 डिग्री जाना है तो 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौकू 60, 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है हमें, ये जो 10 बजे है इसमें 1 घंटा जोड़ देना है और 11 बज जाएंगे। ऐसा ही इसने अगर कहा होता है कि पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा तो हम 1 घंटे को कम कर देते हैं, यानी कि 9 बजा देते। पश्चिमी में 1 घंटा कम होगा, पूरब में जो है आपका वो 1 घंटा ज़्यादा होगा। सिर्फ एक बात याद रखनी है कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द earthquake मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड एज, भू परपट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है फोकस, उद्गम केंद्र, ऑप्शन बी है एपी सेंटर, अधिकेंद्र, ऑप्शन सी है बेंट, निकास, ऑप्शन डी है क्रेटर। सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्गम केंद्र यानी कि फोकस। भू परपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ पर भूकंपन आरंभ होता है, भूकंपन स्टार्ट होता है, वो उद्गम केंद्र यानी कि फोकस कहलाता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में याद रखना। भू परपट्टी के नीचे वाला वह स्थान, वह प्लेस जहाँ पे भूकंपन आरंभ होता है वह फोकस यानी कि उद्गम केंद्र कहलाता है। एक्सप्लेनेशन भी है कि पृथ्वी की सतह के नीचे वह स्थान जहाँ पे भूकंप शुरू होता है उसे फोकस यानी उद्गम केंद्र या हाइपोसेंटर भी कहते हैं और अधिकेंद्र यानी इपी सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अर्थक्वेक एंड वोल्केनो आर कास्ड बाय, यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने के परिणाम क्या हैं? ऑप्शन ए, मतलब क्या कारण होते हैं जब भूकंप और ज्वालामुखी घटित होता है? हम कहते हैं वहाँ भूकंप आ गया, वहाँ ज्वालामुखी आ गया, तो कारण क्या है? ऑप्शन ए है अंतर्जनिक बल, एंडोगेनिक फोर्स, ऑप्शन बी है बहिर्जनिक बल, एक्सोगेनिक फोर्स, ऑप्शन सी है अंतर्जनिक और बहिर्जनिक बल, एंडोगेनिक एंड एक्सोगेनिक फोर्स, और ऑप्शन डी है सौरमंडल बल, सोलर फोर्स। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन। देखो इसमें भी हमें क्या मिला था? बोनस मार्क्स मिला था
क्यों मिला था जरा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन से कि जो भूकंप होता है ये ज्वालामुखी अंतर्जनित बल होते हैं उनके कारण होता है। अंतर्जनित बल पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाला एक दबाव होता है, इसे हम आंतरिक बल कहते हैं। अंतर्जनित बल क्या होता है? पृथ्वी के अंदर एक प्रकार का दबाव उत्पन्न होता है, इसे हम कहते हैं आंतरिक बल। अंतर्जनित बलों के कारण ही पृथ्वी पर अवतलन, भूमि उत्थान की प्राकृतिक आपदाएं होती, इसलिए इसमें बोनस अंक हमें प्रदान किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो है 113 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो बहुत बार ये रिपीटेड सीटेड और ये हमारा रीट वगैरह में पूछा जा चुका है। कहा रहा है कि अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? द अगुलहास करेंट फ्लोस इन विच ओशियन? ऑप्शन ए है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। ऑप्शन बी है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। ऑप्शन सी है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन। अगुलहास धारा कैसी धारा होती है? ठंडी की गर्म। पहला क्वेश्चन यही है आपके लिए, बताओ कि अगुलहास धारा गर्म होती है ठंडी? सही आंसर हो जाएगा गर्म। ठीक है, जो अगुलहास धारा होती है, अगुलहास यानी कि उंगली, उंगली जो होती है उसमें कुछ कट फट जाए तो ये मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो ऐसा लगना अगुलहास धारा यानी कि उंगली वाली धारा ये गर्म होती है। कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है कि जो अगुलहास धारा है ये दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। यह मोजाम्बिक और पूर्वी मेडागास्कर धाराओं के संगम से बनती है। तो अगुलहास धारा गर्म धारा है, ठंडी धारा है, दो प्रकार की धाराएं होती है। तो गर्म धारा है, कहाँ है? दक्षिणी हिंद महासागर में है। एक कौन सी धाराओं के संगम से बनती है? मोजाम्बिक और पूर्वी मेडागास्कर से। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल। ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो पहले जनक थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। बहुत इनके बारे में सुना है, हम जब स्टार्टिंग में पढ़ना भी ज्योग्राफी स्टार्ट करते तो ये सब हमें बताया जाता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ये आई यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इनके पहले महानिर्देशक सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इन्होंने वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक भारतीय सरकार की एजेंसी थी जो कि जो पुरातत्व अनुसंधान और भारत में संस्कृत ऐतिहासिक इमारतें इनकी क्या करता है? संरक्षण और परीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ASI इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो होती है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसके पहले महानिर्देशक कौन थे? तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, स्थापना कब की थी? 1861 में की गई थी। करता क्या है? ये संस्कृत ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और परीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। कि थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द थेरी गाथा? ऑप्शन ए है कि यह सुत्त पिटक का हिस्सा है, दिस इज द पार्ट ऑफ सुत्त पिटका। ऑप्शन बी है इसमें भिक्खुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है, इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कंपोज्ड बाय भिक्खुनी। ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि यह विनय पिटक का हिस्सा है, दिस इज पार्ट ऑफ विनय पिटक। और ऑप्शन डी कह रहा है कि इसमें जो महिलाएं होती हैं उनके सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, इट प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू वुमेन्स सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन बी है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है। ऑप्शन सी है सेकंड थर्ड और फोर्थ सही है। ऑप्शन डी है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इसमें सही है। ठीक है, हमारा जो था है कि ये इसमें महिलाएं जो हैं उसके सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, ये बिल्कुल सही बात है। इसके अतिरिक्त
जो ये सुत्त पिटक का हिस्सा है ये भी सही है, तो याद रखना थेरी गाथा जो है ये सुत्त पिटक का हिस्सा है, ना कि विनय पिटक का। तो सुत्त पिटक वो याद रखना सुत्त, थेरी गाथा सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें जो भिक्खुनियों होते हैं उनके द्वारा रचित जो छंद है उनका संकलन भी मिलता है। तो थेरी गाथा के बारे में क्या सही है, कौन किसका हिस्सा है, सुत्त पिटक का, अभिधम्म पिटक का कि विनय पिटक का। से आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक का। थेरी गाथा सुत्त पिटक का हिस्सा है, ठीक है। थेरी सुत्त पिटक का हिस्सा। इसमें जो भिक्खुनी थे उनके द्वारा रचित छंदों का भी संकलन मिलता है और ये सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है महिलाओं के। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। एक्सप्लेनेशन भी है कि थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं द्वारा 300 वर्ष की अवधि में लिखी गई 73 कविताओं का संग्रह है। थेरी गाथा है क्या, तो थेरी गाथा जो है वो भिक्षुओं के द्वारा, जो भिक्षुणियाँ थी बौद्ध भिक्षुणियाँ, उनके द्वारा लिखी गई 300 वर्ष की अवधि में 73 कविताओं का संग्रह है। इसके विषय में कई कथन सत्य हैं, जैसे कि ये सुत्त पिटक का हिस्सा है, इसमें भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संकलन है, इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। तो आपसे अब की बार अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि थेरी गाथा किस विषय में लिखा गया है और किसने लिखा है, तो बौद्ध भिक्षुणियों के द्वारा लिखा गया। कितनी अवधि में, 300 वर्षों की अवधि में। कितनी कविताओं का संग्रह है, 73। क्या ये विनय पिटक का हिस्सा है, नहीं है। किसका हिस्सा है, सुत्त पिटक का। इसमें भिक्षुओं द्वारा रचित जो छंद है उनका संकलन है और महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में भी क्या मिली है, अंतर्दृष्टि मिली है। नेक्स्ट है कि वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे, यानी कि वर्धमान महावीर बिलोंग टू विच डायनेस्टी। ऑप्शन ए है लिच्छवी, ऑप्शन बी है हार्यक, ऑप्शन सी है शाक्य, ऑप्शन डी है सातवाहन। तो बताइए जो वर्धमान महावीर थे वो किस वंश से संबंधित थे। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्यक। वर्धमान महावीर हार्यक वंश से संबंधित थे। और एक्सप्लेनेशन भी है कि महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। बिल्कुल सही बात है। जो महावीर स्वामी थे वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, 24वें नंबर के थे और सिर्फ 24 ही तीर्थंकर हुए हैं, यानी कि अंतिम तीर्थंकर थे। इन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। महावीर का जन्म 5 में बज्जी साम्राज्य में कुंड ग्राम के राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी त्रिशाला के यहाँ हुआ था। भगवान महावीर इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। ठीक है, हमारी क्या एक्सप्लेनेशन है। महावीर स्वामी जैन किस धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म से। कितने नंबर के तीर्थंकर, 24वें नंबर के। इनका अन्य नाम क्या था, वर्धमान महावीर पूरा नाम था। ये वर्धमान के नाम से भी जाने जाते, तो दोनों याद रखना। इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, बज्जी साम्राज्य के कुंड ग्राम के राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी के त्रिशला के यहाँ। ठीक है, ये इक्ष्वाकु साम्राज्य से संबंधित है, इक्ष्वाकु वंश से। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि वाई मगध वाज द फर्स्ट अमोंग द 16 महाजनपद, यानी कि 16 महाजनपदों में मगध जो था वो प्रथम था। लेकिन क्यों था ये पूछा है कि 16 महाजनपदों में जो मगध था वही प्रथम क्यों था। ऑप्शन ए है कि खेती की उपज अच्छा होना, एग्रीकल्चर वाज स्पेशली प्रोडक्टिव। ऑप्शन बी है लोहे की खदानें होना, प्रेजेंस ऑफ आयरन माइंस। ऑप्शन सी है जंगली हाथों का उपलब्ध होना, अवेलेबिलिटी ऑफ वाइल्ड एलिफेंट। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ये सभी। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। यानी कि जो 16 महाजनपद थे उसमें मगध था, जो मगध वो सबसे पहला था, यानी प्रथम था, क्योंकि वहाँ खेती की उपज अच्छी होती थी, लोहे की खदानें होती थी और जंगली हाथी भी उपलब्ध थे। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि मौर्य पूर्व काल में 16 महाजनपद था। इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण मगध साम्राज्य था। मगध 16 महाजनपदों में प्रथम था क्योंकि यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, यहाँ अच्छी फसलें होती थी, लोहे और तांबे के भंडार थे, बाहरी वन क्षेत्रों में हाथियों को पकड़ा और प्रशिक्षित किया जाता था। इसके चारों ओर पहाड़ियाँ और जंगल थे, जिससे शत्रुओं के लिए हमला करना कैसा हो गया था, मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट है कि लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है कश्मीर।
वेयर इज द हड़प्पन साइट्स कॉल्ड लोथल लोकेटेड? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। ठीक है, जो लोथल था वो गुजरात राज्य में स्थित था और भोगवा नदी के तट पर स्थित था। देखो हमारी एक फेमस है, पूछा भी हमसे जाता है कि लोथल कहाँ स्थित था, तो लोथल स्थित था गुजरात में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात जो है ये जो लोथल है ये भोगवा नदी के तट पर है। जैसे कि एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित एक हड़प्पा स्थल है। इसकी खोज 1954 में ये सर राव ने की थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा कि लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। गुजरात के कौन से शहर में है, तो अहमदाबाद जिले में है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, लोभी। हमारी ट्रिक क्या है, लोभी, यानी कि जो लोथल है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, लोभी, लोभी गुजर गई, अगर ऐसे याद रखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। लोभी, लोभी मतलब लोथल, भी मतलब भोगवा नदी के तट पर स्थित है और गुजर गई मतलब गुजरात में। ठीक है, गुजरात में गुजर गई, यानी कि लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा स्थल है, हड़प्पाई स्थल है। इसकी खोज की गई थी 1954 में एस आर राव ने। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट है कि बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम है? बारीगाजा वाज द ग्रीक नेम ऑफ विच पोर्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया? ऑप्शन ए है भरूच, ऑप्शन बी है अरिकामेडू, ऑप्शन सी है पुहार, ऑप्शन डी है मदुरै। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए भरूच। ठीक है, बेरीगाजा प्राचीन भारत के भरूच बंदरगाह का यूनानी नाम है। ठीक है, क्या है जो बेरीगाजा है ये हमारे प्राचीन भारत है, जो हमारी एंशिएंट इंडिया है उसके बंदरगाह का यूनानी नाम है भरूच। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि बेरीगाजा प्राचीन भारत के भरूच बंदरगाह का यूनानी नाम है। ये बंदरगाह गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में बहती है नर्मदा नदी उसके मुहाने पर। ये बंदरगाह पश्चिमी भारत के लिए एक व्यापारिक बिंदु के रूप में कार्य करता है। ये बंदरगाह कौन से भारत के लिए कार्य करता है, पश्चिमी भारत के लिए, और किस रूप में, व्यापारिक बिंदु के रूप में। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगई का संबंध है। यानी कि चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, अमोंग देम वेलंगई वाज। ऑप्शन ए है कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि है, ऑप्शन बी है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि है, और ऑप्शन सी है किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि है। ऑप्शन सी है किसी विद्यालय के लिए रखरखाव के लिए दी गई भूमि है, और ऑप्शन डी है कि मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि है। मैंने आपको बताया था कि जो बेलन वगई थी ये गैर ब्राह्मण किसान थे, उन स्वामी की भूमि थी। ठीक है, बेलन वगई का संबंध किससे था, ये जो गैर ब्राह्मण किसान थे उनके स्वामी की भूमि है। एक्सप्लेनेशन भी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। जो हमारा चोल अभिलेख था उसमें भूमि थी, उसकी अलग अलग कोटियों का उल्लेख है। उसमें से भी एक थी बेलन वगई, जिसका संबंध था गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि से। इनकी भूमियों के नाम निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि ब्रह्मदेह, ये भूमि ब्राह्मणों को भेंट दी जाती, नाम से ही पता चला है। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण, जो भूमि ब्राह्मणों को भेंट दी जाए उसे ब्रह्मदेह कहेंगे। साला भोगी विद्यालयों के रखरखाव के लिए प्रत्येक भूमि को संदर्भित करती है। साला भोग, साला मतलब विद्यालय, शाला भोग ये विद्यालयों को दी जाने वाली भूमि होगी। देन दान तिरुनाम ढक्कनी, तो ये क्या, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। जो भूमि मंदिर को दी जाती थी उसे हम देन दान तिरुनाम ढक्कानी कहते थे। और जैन संस्थाओं को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे हम पल्ली छदम कहते थे। ठीक है, ये सारी की सारी भूमि याद रखना। जो चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख है, उसमें जो बेलन वगई थी ये गैर ब्राह्मणों को दी जाएगी। ठीक है, जो गैर ब्राह्मणों को मिलेगी उसे हम कहेंगे बेलन वगई। जो भूमि ब्राह्मणों को दी जाएगी उसे हम कहेंगे ब्रह्मदेह। जो विद्यालयों के लिए दी जाएगी उसे हम देंगे साला भोग। जो मंदिरों को दी जाएगी उसे हम कहेंगे देन दान या तिरुनाम ढक्कनी। और जो जैन संस्थाओं को दी जाएगी उसे हम कहेंगे पल्ली
छद्मनाम। ठीक है, ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा रीट का प्रीवियस ईयर का पेपर। रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन ऑफ टीचर, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल सेकेंड का था, यानी कि जूनियर लेवल था, 6 to 8 के लिए था। 24/7/2022 को ये हमारा पेपर हुआ था शिफ्ट थर्ड में। ठीक है, आपको इस पेपर से आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन रीट में पूछे जा रहे हैं। और वैसे ही आप तैयारी कीजिए, आप फरवरी का एग्जाम पक्का पास कर जाएंगे। हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। हाँ, हमारा जो होम एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर हम डेली प्रीवियस ईयर लेकर आते हैं और आपको इंपॉर्टेंट क्विजेस भी करवाते हैं, जिससे आप अपने रीट के एग्जाम में बेहतर कर सकें और रीट की जो पात्रता परीक्षा है वो पास कर सकें। उसके बाद हम मेंस के भी प्रीवियस ईयर लेकर आएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।